हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। यहां पे हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपने जाना फोटोसिंथेसिस क्या होती है, किस प्रकार से होती है। साथ ही हमने डिस्कस किया डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के बारे में। कुछ डिफरेंस आपने यहाँ पे देखा, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। जिसमें अपने क्या देखा, जो लाइट रिएक्शन होती है वो थैलाकॉइड में होती है। डार्क रिएक्शन क्या हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। लाइट रिएक्शन जैसे बता रही है, यहाँ पे लाइट चाहिए होती है, सनलाइट की ज़रूरत यहाँ पे होती है। और जो डार्क रिएक्शन है वहाँ पे लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट ही हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन होती है वहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट देखें तो लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और डार्क रिएक्शन में यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या होता है, पहले लाइट रिएक्शन यहाँ पे होती है, उसके बाद डार्क रिएक्शन यहाँ पे होती है। लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिसका यूज डार्क रिएक्शन में होगा और वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से आपने दोनों जो रिएक्शन है उसमें आपने एक जो बेसिक सा डिफरेंस था वो जाना। साथ ही हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी डाइजेशन, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है, पोषण कौन सा उनमें पाया जाता है। तो आज अपने टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास हमने क्या देखा था, लाइव प्रोसेसेस में हमने एग्जाम्पल देखे थे कौन कौन से होते हैं। और इनमें से हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, ठीक है। जिसमें हमने ऑटोट्रॉपिक मोड देख लिया है, यानी कि स्वपोषी पोषण देख लिया है। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में क्या बात आपने की, आपने फोटोसिंथेसिस की बात की है। ऑटोट्रॉपिक मोड में आप क्या देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। चलिए, अभी तक हमने क्या बात की है, हमने कहा कि मनुष्य में क्या हो रहा है, अगर पोषण हो रहा है तो पोषण को समझने के लिए पोषण की डेफिनेशन होनी चाहिए। और डेफिनेशन आपको बहुत बार हमने बताई है, भोजन ग्रहण करने व ऊर्जा प्राप्त करने तथा ऊर्जा को का उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है ठीक है। क्या कहा हमने, कहा भोजन को ग्रहण करने व उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने और उस ऊर्जा का उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोषण की, तो हमने कहा भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। कैसे होगा, भोजन का ग्रहण करने पर और उसका पाचन जब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। यानी कि डाइजेशन में क्या होगा, भोजन का पाचन होता है, पाचन करके क्या होगा, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जब मिलेगी तो उस ऊर्जा का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है। अब पाचन क्या होता है, अगर हम कहें पाचन किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए पाचन किसे कहते हैं। क्लास 7th में आपने डाइजेशन को बहुत अच्छे से समझा है और आपने वहाँ पे जाना है कि डाइजेशन यानी पाचन किसे कहते हैं। अगर हम बात करें डाइजेशन की, क्या होता है पाचन। पाचन सिंपल सी इतनी बात है कि जो सरल भोज्य पदार्थ हैं वो क्या, जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं वो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या है डाइजेशन, हमने कहा
जो जटिल भोज्य पदार्थ होंगे वो किस में टूट जाएंगे? सरल भोज्य पदार्थ में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या बात की? हमने कहा पाचन किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पाचन क्या है, तो सिर्फ खाना खाना ही पाचन नहीं होता है। अगर हम कहेंगे कि भोजन करना, खाना खाना पाचन है, तो ये हमारा आंसर गलत होगा। हम क्या कहते हैं? जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनका सरल भोज्य पदार्थ में जो टूटना है या सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब यहाँ पे इससे आप क्या समझे कि जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। उससे पहले जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। ये जो प्रक्रिया आपने देखी पाचन की, वो 2 प्रकार की हमारे पास आती है। कौन कौन सी? इसमें क्या आता है? 2 स्टेप हमारे पास आते हैं, 2 चरण हमारे पास आते हैं। पहले चरण में क्या होता है? यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन से क्या मतलब है कि भौतिक रूप से हम क्या कर रहे हैं? भोजन को छोटे छोटे पार्ट में परिवर्तित कर दे रहे हैं। जटिल भोज्य पदार्थ को हम सरल कर दे रहे हैं। कैसे हमने किया? हमने कहा हमारे पास क्या थी? एक पूरी की पूरी क्या थी? रोटी थी। क्या है ये? रोटी है। ठीक है, अब रोटी कैसी है? हमने कहा पूरी की पूरी रोटी यहाँ पे कैसी होगी? जटिल होगी। ठीक है, अब जटिल को हमें सरल में बदलना है, तो क्या करते हैं आप? इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? रोटी को छोटे छोटे पार्ट में परिवर्तित कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। अब कैसे कर रहे हैं? फिजिकली कर रहे हैं, भौतिक रूप से कर रहे हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हमारे पास आते हैं। तो क्या हो रहा है? फिजिकली हमने रोटी को 2 अलग अलग पार्ट में परिवर्तित हमने कर लिया है, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे पीस में हमने डिवाइड कर लिया है। फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया है। फिर से यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। कैसे? जब आप इन रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को चबाते हैं तो जो भोजन है वो कुछ कैसा बनता है? और छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और छोटे रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और आपने क्या किया? फिर से और अच्छे से चबाया, तो अब भोजन क्या है? सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस अवस्था में आ गया है। क्या होती है अर्ध ठोस अवस्था? आपने 3 अवस्थाएं पढ़ी है, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेजेस आपने पढ़ी हैं। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है? जो चीजें होती है बिल्कुल सॉलिड होती है, उनका आकार एकदम निश्चित होता है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप? उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो स्थान होता है वो ना के बराबर होता है। कैसे आप रिलेट करते हो? हमने कहा हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से। अब यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल है ये इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, इस प्रकार से अटैच्ड है। पूरा बॉक्स आप भर लीजिए। ठीक है, बीच में ऐसा नहीं कि गैप होगा। मॉलिक्यूल्स पूरे बॉक्स में भरे हुए हैं। कैसे हैं? एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जब एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो सॉलिड को तोड़ना आसान नहीं होता है। उसकी जो शेप है, उसका जो आकार है, उसे बदलना आसान नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है? उसका आकार निश्चित रहता है, जैसे कि टेबल है। ठीक है, आकार भी निश्चित रहेगा, उसका भार कहिए वो भी क्या रहेगा? निश्चित यहाँ पे रहता है। अब बात करेंगे लिक्विड की, द्रव के। हमने कहा जो द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? इस प्रकार से। देखा आपने डिफरेंस? ये बात हो रही है सॉलिड की। सॉलिड को आप यहाँ पे पूरा क्या करेंगे? फिल करेंगे, इसकी जो मॉलिक्यूल है। तो ये बात हो रही है लिक्विड की। लिक्विड में आपने क्या देखा? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है। तो क्या होता है? इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं रहता है। आपने एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी को आपने एक कटोरे में डाल दिया, तो क्या हुई? शेप चेंज यहाँ पे हो गई है। ठीक है, शेप यहाँ पे क्या हो गई है? चेंज हो गई है। फिर आपने कटोरे के पानी को फिर से आपने लोटे में डाल दिया, तो पानी ने लोटे का ही शेप ले लिया है। तो क्या है? यहाँ पे आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर बात करें गैस की, अगर बात करें गैस की, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस प्रकार से थे, यानी कि इनके बीच में जो रिक्त स्थान है और ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? इनका जो आकार है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं आसानी से जो गैस है वो विसरित होती है। क्या होता है? विसरण। विसरण होता है गैस का एक स्थान से दूसरे स्थान में जो प्रवाह होता है। ठीक है, आपने क्या किया? एक अगरबत्ती इस प्रकार से जलाई
और अगरबत्ती की जो खुशबू थी वो यहाँ से फिर चारों दिशाओं में फैल रही है। तो क्या होता है, हमने कहा कि यहाँ पे जो विसरण हो रहा है गैस का, क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हो रहा है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज्यादा कम है, जो इंटरसेल्युलर स्पेस हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा कम है। तो अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर भी क्या है, पास है। किसके कंपैरिजन में? गैस के मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में। लेकिन अगर क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप यहाँ पे फिक्स नहीं है। अगर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स कहीं भी नहीं भाग सकते, क्योंकि क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड है। ये आपने 3 स्टेजेस पढ़ ली, लेकिन हम एक और स्टेज की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं सेमी सॉलिड, यानी कि अर्ध ठोस जिसे हम कह रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेमी सॉलिड की बात कर रहे हैं। क्या होता है अर्ध ठोस? अर्ध ठोस का मतलब है कि ना वो पूर्ण रूप से ठोस है, ना वो पूर्ण रूप से ठोस नहीं है, या फिर लिक्विड है। ठीक है, सेमी सॉलिड का मतलब होता है ना ही वो पूर्ण रूप से सॉलिड है, ना ही पूर्ण रूप से लिक्विड है, बीच की जो स्टेज आती है। जब आपने भोजन को चबाया होगा, अच्छे से आपने चबाया, तो क्या होता है, वो सॉलिड भी नहीं रह जाता है और वो लिक्विड भी नहीं रह जाता है, यानी वो एक पेस्ट जैसा बन जाता है। चबाकर क्या क्या बना लेते हैं, पेस्ट जैसा बना लेते हैं, और उसे हम सेमी सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने क्या कहा, फिजिकल ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ। आपने क्या किया, हाथ से रोटी को तोड़ लिया है, फिर आपने दांत से रोटी को तोड़ लिया है, फिर आपने रोटी को चबा लिया है। यहाँ तक पहली स्टेप चल रही थी। अब सेकंड स्टेप कहाँ से शुरू होती है? जब आप चबाते हो उसी दौरान। चबाना क्या है, यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन है, लेकिन जब आप चबा रहे होते हो उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, केमिकल ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाता है। क्या होगा? सेकेंड हमने कहा केमिकल ब्रेकडाउन। अब केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होगा, जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है, इसमें कुछ केमिकल्स होते होंगे। केमिकल्स का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन का पाचन कहते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं या पाचक रस कहते हैं। क्या होते हैं? पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस जिसे हम कहते हैं। अब क्या होगा, जो पाचक रस यहाँ पे निकलेंगे वो भोजन पे काम करेंगे और भोजन को और सरल फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और लास्ट में भोजन का यहाँ पे पाचन हो जाता है। इसे हम क्या कह रहे हैं, भोजन को हम जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम पाचन या डाइजेशन कह दे रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारे अंग यहाँ पे शामिल होते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स यहाँ पे शामिल होती हैं, बहुत सारे पाचक रस यहाँ पे स्रावित होते हैं, जिन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। चलिए, यहाँ तक की बात आप नोट कर चुके हैं, तो आपने क्या समझा, पाचन को आपने समझ लिया है। आपने क्या कहा, पाचन में 2 चीजें होती हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन होता है, और तब जाके जो पाचन है वो पूरा यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि पाचन हो रहा है तो क्या हो रहा है, किस किस का पाचन हो रहा है? हमने कहा कि जो पोषक तत्व हैं भोजन में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और पोषक तत्वों का यहाँ पे पाचन हो रहा है। तो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? अगर हम एग्जाम्पल लिखे तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है मेनली, हमने कहा प्रोटीन है, और क्या है, वसा यानी कि फैट है। ठीक है, मेनली तीनों ही पोषक तत्वों का हम यहाँ पे पाचन पढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल जो अवस्था है वो कौन सी होगी, क्या होती है? हमने कहा ग्लूकोज होता है, यानी कि आपने ग्रहण तो कार्बोहाइड्रेट किया था लेकिन उसका पाचन किस में होगा, ग्लूकोज में होगा। अब पाचन क्यों हमें करना पड़ रहा है, क्यों हम जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि हम क्या कर रहे हैं, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे शरीर में जो पाचित भोजन है वो आसानी से अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। आप जानते हैं एब्जॉर्ब क्या होता है? जैसे कि आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हमने कहा जड़ें जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, सोख रही हैं। ठीक है, यही हम अपने घरों में भी देखते हैं। आपने स्ट्रॉ लिया, आप क्या करते हैं, जूस पीते हैं, आप क्या करते हैं, उसे
सोखते हैं। तो वैसे हमने कहा कि जो अवशोषण होगा वो इजी तरीके से हो सके। अगर जटिल भोज्य पदार्थ होंगे तो उनका अवशोषण नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण आसानी से हो सके, इसीलिए क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में टूट जाता है। इसी के साथ क्या होता है कि जो अपशिष्ट चीजें होती हैं हमारे भोज्य पदार्थ में, कुछ ऐसा भी भाग होता है कि जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। बेसिकली हो क्या रहा है, छननी हो रही है भोजन की, कौन सा हमारे काम का है, कौन सा हमारे काम का नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपने क्या देखा, पाचन किसे कहते हैं, और अगर हम ये देखें कि पाचन में कौन कौन से स्टेप होते हैं वो भी आपने यहाँ पे जाने हैं। अब हमने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने यहाँ पे जो पाचन तंत्र है उसके अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में समझा था, अलग अलग अंगों के बारे में समझा था, जिसे हम क्या कह रहे थे, हमने कहा कि सबको हम क्या कह देते हैं, कंबाइनली एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट आता है इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, हमने कहा बक्कल कैविटी आ रही है जिसे हम मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। हमारा मुख आया, मुख गुहा आई, ठीक है। अब मुख में क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसके साथ टंग भी आता है। आप जब एक एक करके हम ऑर्गन को पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, हमने कहा आप दांतों के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के कार्य आप देखेंगे। अलग अलग प्रकार के, 4 प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, टीथ आते हैं, ठीक है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, दांत आते हैं। चारों प्रकार के जो दांत होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। कुछ काट रहा होगा, कुछ चीर फाड़ रहा होगा, कुछ चबाने में काम कर रहा होगा, यानी अलग अलग दांत अलग अलग काम को यहाँ पे कर रहे होंगे। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। आप टंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो टंग है, टंग के फंक्शन आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे एक पाचक रस स्रावित होता है, ठीक है। लार आपने नाम सुना है, लार, ठीक है। लार आपने नाम सुना है, लार के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी आपने क्या देखा, एक जनरल सा आइडिया हम ले रहे हैं कि किस पार्ट में हम क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब आपको लार के बारे में पता होना चाहिए। हमने कहा मुख में जब आप कहेंगे तो आपने कहा कि फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा होगा, साथ साथ में केमिकल ब्रेकडाउन भी हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ केमिकल्स यानी कि पाचक रस स्रावित हो रहे होंगे। तो क्या है, जो लार है जिसे आप क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। लार को हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लार निकलती है वो हमारे भोजन को गीला करती है। क्या क्या फंक्शन होते हैं, भोजन को गीला करती है और चबाने में मदद करती है। इसी के साथ साथ इसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं लार में, लाइसोजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। लार का कंपोजिशन हम डिटेल में देखेंगे, क्या क्या होता है लार में। आप देखेंगे लार में बहुत सारी चीजें होती हैं। लार का पीएच क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। पीएच के बारे में बात करेंगे, साथ में पीएच क्या होता है ये भी बात करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आपने ये देखना है पीएच किसे कहते हैं, पीएच का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। पीएच के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एसिडिटी और बेसिटी आपको पता चलेगा, यानी कि अम्लीय और क्षारीय गुण आपको पता चलेंगे। तो आपने ये देखना है कि पीएच कैसे अम्लीय गुणों को बताता है, कैसे क्षारीय गुणों को बताता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने कहा कि लार का एक पर्टिकुलर पीएच होता है जो कि आपको घर से करके लेके आना है। 2 एंजाइम यहाँ पे होते हैं। जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है, हानिकारक जीवाणु नष्ट करता है, यानी कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, यहाँ पे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसका डाइजेशन हो रहा है, हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। क्या है, सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा है, पाचन की में मुख्य भूमिका निभा रहा है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होगा, हमारे मुख में शुरू
हो जाएगा, यानी कि पाचन की प्रक्रिया मुख में शुरू हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दांत के बारे में आपने पढ़ना है, टीथ के बारे में जानना है, टंग के बारे में जानना है, सलाइवा के बारे में जानना है। फूड पाइप में कोई भी जो पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, फूड पाइप में क्या होगा, सिर्फ जो भोजन है वो हमारे मुख से स्टमक में जाएगा। स्टमक में यहाँ पे प्रोटीन के पाचन को आप पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कैसे होता है, साथ में आप HCl के बारे में पढ़ेंगे, म्यूकस के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रोटीन का पाचन है वो कैसे हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है, वो कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और एसिड आपको पता है कि इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि क्या करते हैं, जला सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे ऐसा कैसे होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है, हमारे पेट में रिलीज हो रहा है, फिर भी हमारा जो स्टमक है, हमारा पेट है, वो सुरक्षित, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये हम जानेंगे। साथ ही HCl के कार्य हम जानेंगे, म्यूकस का क्या कार्य होता है वो हम जानेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बात करेंगे। छोटी आंत क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, 7.5 मीटर होती है। उसके बाद अगर बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। दोनों के फंक्शन जानेंगे। और लास्ट में यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आपके पास क्या आती है, कुछ ग्लैंड्स के नाम आते हैं। जब हम पाचन के बारे में बात करेंगे हमारे पास कुछ ग्लैंड्स आते हैं। हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है, जिसमें आपने बात की है, सलाइवा यहाँ पे निकलता है। ठीक है, सलाइवा के बारे में आप बात कर चुके हैं। लिवर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। लिवर के बारे में बात करेंगे, लिवर से क्या निकलता है, हमने कहा बाइल निकलता है। पैनक्रियास से क्या निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं जो कि पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम आपको बनाना है। तो आपने ये देख लिया है कि कौन कौन से अंग पाचन में भाग ले रहे हैं। अब आपने क्या देखना है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, लिवर के बारे में, पैनक्रियास के बारे में लोकेशन आपको देखनी है, कहाँ पे लोकेशन होती है। सलाइवरी ग्लैंड का आपने क्या देखा, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आपका गाल होता है उसके साइड में क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। जो आपकी टंग होती है उसके नीचे आपको क्या मिलती हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स मिलती हैं। जब आप भोजन को देखते हैं और जब आपका सलाइवेशन होता है, यानी कि आपका सलाइवा सिक्रीट हो रहा होगा, आपको फील आता है कि कहाँ कहाँ से सलाइवा निकल रहा है। 3 प्रकार की ग्लैंड्स के बारे में आपको बताया गया है, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में और सब लिंगुअल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो हमारे जो गाल है वहाँ पे साइड में आपने फील किया होगा कि जब सलाइवेशन होता है तो आपने वहाँ से फील किया होगा। सब लिंगुअल आपने फील किया होगा, जो हमारी टंग होती है उसके नीचे से आपने फील किया होगा। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे पास क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। तीनों के नाम याद रखने हैं, क्या क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, लोकेशन आपको पता चल गई है। फिर हम आते हैं लिवर पे। तो आपको दिखाई दे रहा है स्टमक। ठीक है, हमने क्या बात की, देखिए हमने कहा ये क्या है हमारा, ये हमारी भोजन नली है, ये हमारा स्टमक आ गया है। ठीक है, ये स्टमक आ गया है, ये हमारी इस प्रकार से बड़ी आंत यहाँ पे आ गई है और अंदर इस प्रकार से जो छोटी आंत है वो कॉइल होती है। अब लीवर कहाँ पे है, हमने कहा ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, लीवर है। ठीक है, और इस प्रकार से एक और संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। कहाँ पे है लीवर, ये आपको लीवर दिख गया है। पैनक्रियास कहाँ पे होता है, हमने कहा पैनक्रियास कैसा है, जो स्टमक है, जो पेट है, उसके नीचे से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस प्रकार से पाया जाता है। पैनक्रियास आपको यहाँ पे दिख गया है। तीनों ग्लैंड्स की आपने क्या देख ली है, यहाँ पे लोकेशन देख ली है। सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती हैं, क्या क्या लोकेशन होती है। लिवर कहाँ पे होता है, हमने कहा कि स्टमक के जस्ट बगल में होता है। हमने कहा पैनक्रियास कहाँ पे होता है, स्टमक के जस्ट नीचे होता है, एक पत्ती जैसी संरचना यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना पाचन के बारे में और पाचन की डेफिनेशन आपने जानी है, साथ ही आपने जो ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उनके बारे में आपने यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गन में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस ऑर्गन में यहाँ पे किस चीज़ का पाचन हो रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।